गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 19, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स हो सकता है आपको यहाँ पे रिपीटेड लगे, जैसे स्टबल बर्निंग वाला टॉपिक आपको पहले बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन आज थोड़ा सा अच्छा डिटेल आपको दूंगा और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। मेंस के लिए काफी अच्छी डिटेलिंग आपको देने वाला हूँ। जो नई 4 एसटी कम्युनिटीज को इंक्लूड किया गया है सेंटर के द्वारा, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 2 दिन पहले हम लोगों ने बात किया था, लेकिन आज के आर्टिकल में ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से दिया हुआ है। पूरी प्रोसेस समझा रखी है कि किसी भी कम्युनिटी को एससी और एसटी कैटेगरी में कैसे इंक्लूड और एक्सक्लूड किया जाता है। क्योंकि एक्सप्लेनर सेक्शन है तो आप समझ ही सकते हो कि थोड़ा सा डिटेल्ड में और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में देते हैं वो लोग हमेशा से ही। जेंडर पे गैप एक्चुअली आज का एडिटोरियल सेक्शन से इसको लिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है ये, और यहाँ से डेफिनेटली मेंस के लिए भी हमारा कंटेंट तैयार हो जाता है। देखिए मैं इस बात पे क्यों फोकस करता हूं हमेशा। इस बार का आपने पेपर देखा होगा, जीएस पेपर 1, 2, 3 का पेपर आपने देख ही लिया होगा। आपने बात रियलाइज किया होगा कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं, 50% आप मेंस का कंटेंट आपका यहां से कवर हो जाता है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा एज इट इज बिल्कुल एग्जैक्टली हो जाता है, लेकिन अगर आप करंट अफेयर रेगुलरली पढ़ते रहते हो ना, एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है हमारी मेंस के आंसर के लिखने के परस्पेक्टिव से। इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये भी बोलता हूँ कि आप नोट्स भी अगर बना सकते हो तो सेल्फ लैंग्वेज में नोट्स भी बनाया करो। उसके ऊपर थोड़ा सा अपना आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हो। कोई बढ़िया एडिटोरियल आपको लगता है उसको 1/3 वर्ड्स में आप अपने आंसर में नोट्स उसको बना सकते हो। कई स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वो एज इट इज पूरे एडिटोरियल को, पूरे टॉपिक को ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपने नोट्स के अंदर। वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। उसको पढ़िए, समझिए, अपनी लैंग्वेज में जो है 1/3 उसको आप लिखिए। हाँ, कुछ फैक्ट्स वगैरह हैं डेफिनेटली आप अलग से लिख सकते हो। सारे फैक्ट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो आपको लगता है कि ये फैक्ट मेरे आंसर का जो ग्रेविटी है उसको इंक्रीज करेगा, एक बढ़िया एग्जांपल देने के काम आ सकता है, वो आप जो है मेंशन कर सकते हो। कुछ एनुअल सी रिपोर्ट होती है, कोई बढ़िया सर्वे होता है नीति आयोग का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एनसीआरबी की कोई रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस में कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, कोई वीमेन ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ सर्वे वगैरह किया है। इस तरह की चीजें डेफिनेटली आप फैक्ट एज अ फैक्ट के रूप में लिख सकते हो। और कुछ ऐसा एग्जांपल हुआ, कोई केस स्टडी हुआ, वो सब चीजें आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। तो आपका न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत क्रूशियल होता है। तो सिर्फ जीएस का सिलेबस ही 24 घंटे कोशिश मत किया करो पढ़ने की, न्यूज़पेपर को भी एनालिसिस किया करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। अगर आपने अभी तक पेपर नहीं देखा है जीएस पेपर 1, 2, तो आप उसको जाके जरूर देखें, थोड़ी सी एनालिसिस करें और थोड़ा सा खुद को भी देखने की कोशिश करें कि आप कितने लेवल पे अभी स्टैंड करते हो, कितना अभी आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है ना, कितना थोड़ा सा आपको देख के रियलाइज करेगा तो सेल्फ इवैल्यूएशन भी आप उसमें कर सकते हो। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ब्रोकन राइस बैन के बारे में ये आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है। हालांकि पहले इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है, लेकिन थोड़ा सा आज ऑर्गेनाइज्ड वे में जाएंगे इसमें हम लोग। टैक्स कलेक्शन छोटा सा टॉपिक है, न्यूज़पेपर में छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दिया है। तो थोड़ा सा इकोनॉमी का जो बेसिक स्टैटिक पोर्शन होता है वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लंपी स्किन डिसीज के बारे में हल्का सा बात कर सकते हैं। उसके बाद प्रिजन एंड रिफॉर्म्स, ये भी आज का एडिटोरियल सेक्शन है, ठीक है जी। तो आज एक्सप्लेनर सेक्शन और एडिटोरियल सेक्शन, 2 एक्सप्लेनर सेक्शन है, 2 एडिटोरियल सेक्शन है। टॉपिक आज कुछ ज्यादा नहीं थे, स्टबल बर्निंग वाला टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर मैंने काफी अच्छी खासी डिटेल आपके लिए डाल दी है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अनाउंसमेंट जो हमेशा मैं करता हूँ, हमारी एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 11 तारीख से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो चल रही हैं अभी। पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, जल्दी से ज्योग्राफी दूसरे सिलेबस की भी शुरू हो जाएंगी। ये लिंक आपको दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म फिलअप करिए, एनसीईआरटी की क्लासेस में एडमिशन लीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी के बिना भैया चारा नहीं है, ठीक है। जितना मर्जी पढ़ लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के अगर बेसिक्स कवर नहीं किए तो सब कुछ आधा अधूरा लगता है। तो प्रेपरेशन करनी है तो भैया जोरदार तरीके से करेंगे, है कि नहीं। चलिए जी। लेकिन आज बहुत कुछ खास चीज हुई थी। आज जो है भैया मिस्टर अयूब खान ने और मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है एक ट्रीटी साइन किया था, जिसे कहा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी। सितंबर 1960 को जो है इन्होंने किया था, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की ऑफ कोर्स ब्रोकरेज हुई थी, तो उन्होंने के थ्रू हुआ था ये सब कुछ। इसमें क्या किया गया था, इसमें यह कहा गया था कि भैया जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, ये पाकिस्तान को अलॉट की गई थी, और जो ईस्टर्न रिवर है, सतलुज, ब्यास और रावी, ये इंडिया को अलॉट की गई थी, ठीक है। तो बाकी ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पहले इसके बारे में अच्छा खासा पता है। पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कहता है कि भैया पंजाब फार्मर्स डिमांड एड टू स्टॉप स्टबल बर्निंग। मतलब पंजाब के फार्मर्स को
पंजाब की सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब स्टबल बर्निंग मत करिए, जो रेजिड्यूज होते हैं क्रॉप्स के उसको मत जलाइए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सर, हम लोग बिल्कुल नहीं जलाएंगे, लेकिन आपको हमें कंपनसेट करना पड़ेगा, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उस जो रेजिड्यूज होते हैं फसल के वो हमारे ही खेत में पड़े रहेंगे, इससे हमें कोई बेनिफिट तो है नहीं, उल्टा हम लोगों को नुकसान होता है। तो अगर आप ये चाहते हो तो आप हमें मदद करिए। देखिए थोड़ा सा एक्चुअली पॉलिटिकल भी है न्यूज इस समय, क्योंकि जब जब पंजाब के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, दिल्ली के अंदर जो है आपकी गवर्नमेंट हुआ करती थी। अब आपको पता ही है कि भैया जो पंजाब हरियाणा यूपी वगैरह में स्टबल बर्निंग होती है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो दिल्ली के ऊपर पड़ता है ना, पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस समय पंजाब की जो सरकार थी वो सॉरी जो आपकी सरकार थी केजरीवाल की सरकार, वो कांग्रेस की सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करती थी और बहुत बार उसके ऊपर ब्लेम भी करती थी कि वो स्टबल बर्निंग को नहीं रोक पा रहे हैं। भैया अब तो पंजाब के अंदर भी आपकी सरकार है, दिल्ली के अंदर भी आपकी सरकार है, तो अब चैलेंज काफी बड़ा हो गया है। अब ये देखना रहेगा कि वो कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी है यहाँ पे, बट हमें पॉलिटिकल एंगल पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे इसको। तो फार्मर्स लोगों ने इंडिकेशन दे दिया है कि भैया जब तक सरकार हमारी मदद नहीं करेगी, हमें कॉम्पनसेट नहीं करेगी, एक्सपेंसेस हमारे नहीं करेगी प्रॉपर तरीके से, या फिर हमें कोई ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं बताएगी उस क्रॉप रेजिड्यू को डिस्पोज करने के लिए, भैया हम तो जलाएंगे। ये 100 बात की एक बात, ठीक है। हर साल क्या होता है ऑटम सीजन में, ऑटम समझते हो ना, जब गर्मियों के बाद सर्दियां शुरू होती हैं, ये जो सितंबर के एंड में अक्टूबर का समय होता है ऑटम सीजन बोलते हैं इसको। तो इस समय पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है नदन रीजन में, है ना, खासकर दिल्ली विल्ली वाले एरिया में बहुत बढ़ जाता है। कितना डिमांड किया है किसानों ने, कहा कि भैया 2500 रुपीज पर एकड़ आप हमें कंपनसेशन दीजिए, क्योंकि उस रेजिड्यूज को वहां से हटाने के लिए आपको ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा, आपको मशीनरी लगानी पड़ेगी, उसमें किसान का खर्चा तो होता है ना। पहली भैया महंगाई इतनी ज्यादा है, किसानों के पास इनकम ही नहीं है बेचारों के पास, इनपुट कॉस्ट बहुत हाई है, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, पहले ही इनपुट कॉस्ट इतनी हाई है, ऊपर से इतना ज्यादा खर्चा करेंगे तो भैया किसान के पास खुद के खर्चा करने के लिए कुछ बचने वाला है नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप हमें पैसा दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग ट्रैक्टर को हायर करेंगे, रेंट पे लेंगे, जो भी करना है करेंगे, लेकिन इसके बिना कुछ भी संभव नहीं, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। बाकी स्टबल बर्निंग एज अ स्टैटिक टॉपिक जो है एग्जाम के लिए काफी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता ही है, ठीक है। इस तरह की जो चीजें होती हैं हम आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। स्टबल बर्निंग, स्टबल क्या होता है आपको पता चली गया, जो हमारी पैडी होती है, जो वीट भी इवन होती है, ठीक है, उसके जो रेजिड्यूज होते हैं इंक्लूडिंग इट्स रूट्स, तो उसे बोलते हैं स्टबल बोलते हैं, ठीक है। स्टबल बर्निंग ये होती है किसान क्या करते हैं, अगली फसल के लिए अपने खेत को तैयार करने के लिए उन रेजिड्यू को जला देते हैं, जिसे कहा जाता है स्टबल बर्निंग। कब होता है, तो कहाँ होता है, इंडो गैंगेटिक रीजन में होता है, पंजाब हरियाणा यूपी वगैरह एरिया में। कब होता है, लास्ट फर्स्ट एंड द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो देखिए जैसे अभी सितंबर चल रहा है, थोड़ी थोड़ी घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं, 14 केस ऑलरेडी पंजाब से आ चुके हैं। तो इस महीने के एंड में, अक्टूबर के पहले वीक में, और पूरे अक्टूबर तक चलता है ये, क्योंकि ये पूरे अक्टूबर में हम ये समझ लीजिए कि भैया जो धान की खेती है वो कटने शुरू हो जाती है फसल धान की, तो किसान उसको जलाना शुरू कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, जो वीट होता है हमारा, ठीक है, फिर वीट लगाई जाएगी, और फिर वीट को कब काटा जाता है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मिडिल ऑफ नवंबर से लेके दिसंबर तक जो वीट को काटा जाता है, वीट का भी जो स्टबल बर्निंग होती है वो भी की जाती है। तो ये दोनों चीजें की जाती हैं, खरीफ क्रॉप की भी होती है और उसकी भी होती है। समस्या ये है यहाँ पे कि इसके रीजंस क्या क्या हैं, किसान ऐसा करते क्यों है। पहले तो भाई मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, पहले लोग हाथ से काटते थे, है ना, और क्योंकि मैं तो खुद किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम लोगों ने खेत में बचपन में काटा भी हुआ है, तो पहले हम लोग हाथ से काटते थे। हाथ से जब आप स्टबल को काटते हो, मतलब आप धान के पौधे को काटते हो, तो जड़ से काटते हो, नीचे से काटते हो बिल्कुल। लेकिन मशीन क्या करती है, जो कंबाइन वगैरह होती है वो उसको एक्चुअली ऊपर से काटती हैं, तो बहुत सारा वेस्ट वहां पे आपके खेत के अंदर खड़ा रहता है। तो उसको कैसे भैया ठिकाने लगाएंगे, उसको ठिकाने लगाने का तरीका सिर्फ एक ही होता है किसान के पास, भैया उसको जला दो। ये उनके पास एक तरीका होता है, क्योंकि आप हाथ से कटाने के लिए आपको लेबर लगानी पड़ेगी, भैया लेबर की कॉस्ट आजकल बहुत ज्यादा हो गई है। तो किसान क्या करते हैं भैया, वो कंबाइन वगैरह लगा देते हैं और उससे जल्दी जल्दी कटवा देते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है, 2-3 घंटे में पूरा खेत तैयार हो जाता है एकदम अच्छे से, कटाई कटाई करने के बाद। वो चीज होती है। अवेयरनेस भी नहीं है किसानों को ये पता नहीं है कि भैया अगर आप रेजिड्यूज जलाते हो तो आपकी जो सोइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं है, तो किसान जला देते हैं, सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, फिर बाद में उसके अंदर जो है वो यूरिया वगैरह डालना शुरू कर देते हैं।
लैक ऑफ अवेयरनेस भी यहाँ पे थोड़ा सा है। ऑल्टरनेटिव्स आर वेरी एक्सपेंसिव। जैसे एक हैप्पी सीडर्स होता है, एक मशीन होती है बल्कि हैप्पी सीडर्स, इसकी फोटो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये हैप्पी सीडर्स होती है। तो ये जो होती है नीचे क्या है ना, ये स्टबल है, ठीक है। तो इसको बर्निंग करने की बजाय इस मशीन का यूज करके आप सीधे ही खेतों में जो है अगली फसल के लिए लगा सकते हो। देखिए कंबाइन चल रही है सामने, है ना। ये जो है ये साथ देखिए धान की फसल साथ में लगी हुई है, तो ये साथ के साथ धान की कटाई कर रही है और पीछे से मशीन चल रही है, तो उसको तैयार कर देती है बेसिकली। उसके लिए आपको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, तो आम किसान तो नहीं कर पाएगा। अगर आपको रेंट वगैरह पे लेनी है भैया, तब भी आपको 1000-2000 रुपए देने पड़ते हैं। समस्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके अलावा कहता है रिड्यूस्ड यूसेज ऑफ स्टबल। स्टबल के पहले कुछ बहुत सारे यूज हुआ करते थे, लोग कुकिंग वगैरह में यूज कर देते थे, होम घरों को गर्म करने के लिए यूज करते थे, तो आजकल तो वो होता नहीं है। उसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी ऐसी हैं जिसकी वजह से सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ लोग लीगल प्रोविजन भी है हमारे सामने। जैसे सेक्शन 188 हमारा इंडियन पिनल कोड का जो है वो स्टबल बर्निंग को एक एज ए क्राइम डिक्लेयर करता है, तो इट्स एक्चुअली अ क्राइम। और एयर पोल्यूशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 है, उसके अकॉर्डिंग भी ये जो है एक ऑफेंस होता है। तो अगर कोई किसान ऐसे करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको जेल की सजा भी हो सकती है। हालांकि होती नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, बट कानून तो कहता है ना ऐसा। उसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2015 के अंदर ही इनको बैन कर दिया गया था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में। लेकिन भैया ऐसा होता तो नहीं है। इवन पिछले साल स्टबल बर्निंग के केस थोड़े ज्यादा आए थे, क्योंकि किसान प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो उस केस में भी वो सारी चीजें हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 में गवर्नमेंट को बोला था कि भैया आप इसके लिए कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि एक टास्क फोर्स वगैरह बनाइए, क्योंकि हेल्थ के लिए काफी नेगेटिव होता है। बट या जो चीजें चल रही हैं वो चल रही हैं। अभी कुछ केमिकल्स वगैरह का भी डिस्कवरी हुई है। अगर आप जिनको खेतों के अंदर अगर डाल देते हो तो वो नेचुरल डिकम्पोजिशन आपकी फसल वगैरह का हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली बात वही है, ये सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। किसान एक ही चीज सोचता है। किसान क्या चीज सोचता है भैया? अपना प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि अगर किसान को प्रॉफिट नहीं होगा तो किसान भैया ये टेक्नोलॉजी का अडोप्ट नहीं करेंगे। तो इंसेंटिव देना पड़ता है, बिना इंसेंटिव के काम नहीं चलेगा। तो एक तो मतलब जैसे कैरेट एंड स्टिक जो पॉलिसी होती है, तो स्टिक पॉलिसी तो देखिए किसानों के ऊपर ऐसा काम नहीं करती है, क्योंकि किसान एक बड़ा ही सेंसिटिव कम्युनिटी है, ठीक है। तो इंसेंटिव से ही काम चलाना पड़ेगा, कैरेट से ही काम चलाना पड़ेगा। और ये कैरेट क्या होता है? सब्सिडी दे दीजिए आप, इंसेंटिव दे दीजिए आप, है ना, वो सब करना पड़ता है आपको। लेट्स सी क्या होगा। समस्या तो शुरू होने ही वाली है ऑफ कोर्स अभी। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल कहता है कि भैया नेट डायरेक्ट टैक्स किटी क्रॉसेस 7 लाख करोड़। तो सरकार का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 7 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी की रिकवरी हो रही है, रिकवरी की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है और नई नई जो चीजें हैं वो टैक्स कलेक्शन के अंदर आ रही हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है टैक्स कलेक्शन बढ़ गया हो। लेकिन ओवरऑल बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि अभी हमारी क्योंकि इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, थोड़ा इन्फ्लेशन का फैक्टर भी होता है, खैर ठीक है, सबको मिला के जो है टैक्स कलेक्शन जो है सरकार का बढ़ गया है। तो जब हम लोग बजट की बात करते हैं, सरकार बजट की बात करती है, तो वहां पे दो चीजें होती हैं दोस्तों। एक होता है रिसीट होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब समझते हो ना, खर्चा। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो बात हम लोग यहाँ पे खर्चे की नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकम की। इनकम मतलब रिसीट्स, जो आपको मिलता है, जो आप रिसीव करते हो। तो रिसीट हमारे यहाँ पे दो तरह की होती है, एक होती है रिवेन्यू रिसीट, एक होती है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट मतलब जो लॉन्ग टर्म होती है बेसिकली, तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। रिवेन्यू रिसीट के अंदर क्या आता है? टैक्स रिवेन्यू आता है और नॉन टैक्स रिवेन्यू आता है, ठीक है। टैक्स रिवेन्यू में जो है डायरेक्ट टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स आता है। डायरेक्ट टैक्स आप समझ ही गए होंगे क्या होता है, नहीं, लायबिलिटी होती है, बर्डन होता है। किसी के ऊपर भी ये बर्डन हो सकता है, किसी कंपनी के ऊपर हो सकता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर हो सकता है। तो ये बर्डन होता है बेसिकली। इनडायरेक्ट टैक्स भी बर्डन होता है, लेकिन इस बर्डन को आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे अगर आपको मैं बात करके चलूं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पे यूजुअली क्या फर्क होता है, एग्जांपल से आपको बताता हूं। देखिए डायरेक्ट टैक्स, जैसे कोई आदमी है, इसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया गया, तो ये उस लायबिलिटी को किसी दूसरे आदमी के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसी को टैक्स भरना पड़ता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसमें ऐसा नहीं होता कि मेरी जानेमन, अगर तुम्हें कोई दिक्कत आएगी तो अगर तुम्हारे ऊपर गोली चलेगी तो मैं उस गोली को जो है अपनी छाती के ऊपर खा लूंगा। ऐसा नहीं चलता है, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता भैया। डायरेक्ट टैक्स में जिसके ऊपर गोली चलती है ना, उसी को खानी पड़ती है, आप उसको किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है, अगर आपके महबूबा के ऊपर गोली चल रही है तो आप उसको खा सकते हो, मतलब आप बर्डन जो है किसी और के ऊपर डाल सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स में। जैसे कि दुकान वाला होता है भाई, ठीक है, अब दुकान वाले के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स पड़ता है, किसके ऊपर डालता है? कंज्यूमर के ऊपर डालता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं हो सकता। डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगता है उसी को चुकाना पड़ता है।
है ना, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, है ना, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में। और जो लोग एक पर्टिकुलर इनकम से ज़्यादा अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उनके ऊपर जो है इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो टैक्स रिवेन्यू हमारे पास बहुत सारे तरीके का हो सकता है, तो थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब टैक्स रिवेन्यू होता है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम मिला के कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, वो सब आपका जो है टैक्स रिवेन्यू होता है। ठीक है। नॉन टैक्स रिवेन्यू आप जैसे समझ सकते हो कि सरकार के पास बहुत सारी सरकारी कंपनियां होती हैं, जब वो पैसा कमाती हैं तो उससे भी सरकार को रिवेन्यू मिलता है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, बट हमेशा आपको इकोनॉमी के आर्टिकल में ऐसा ही बोलता हूँ कि जब तक आपके इकोनॉमी के बेसिक्स कवर नहीं होते हैं, जब तक आप इकोनॉमिक आर्टिकल को नहीं समझ पाते हो, तो टैक्सेशन अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स और काफी बड़ा टॉपिक होता है इकोनॉमी में। कम से कम आपको पढ़ने में पूरा 6 से 7 दिन लग जाता है, तो भैया 5 मिनट में कितना ही करवा सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन टाइप का दे सकता हूँ। बाकी आपकी ड्यूटी है कि आप इसको डिटेल में जाइए, अच्छे से पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। लेकिन इससे पहले ना एक बार थोड़ा सा फ्रंट पेज पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए फ्रंट पेज पे पहली जो है NSCI IM टू रिज्यूम पीस टॉक्स विद सेंटर। IM का मतलब है आइजैक मुइवा। तो बेसिकली ये लीडर्स हैं, ये नागा कम्युनिटी के अंदर एक जो है एक ग्रुप है जिसका नाम है NSCN। ठीक है, मतलब नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो उसके 2 लीडर हैं, इजाक और मीवा। ये काफी वायलेंट ग्रुप है। ठीक है, और ये सेपरेट कंट्री की डिमांड करता है, सेपरेट राइट्स की डिमांड करता है। तो सेंटर के साथ जो है इनके लगातार इश्यूज होते रहते हैं। हालांकि 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो काफी कंफ्यूजिंग थी, एम्बिगुअस थी। तो ये कहते हैं कि भैया हमारा सेपरेट फ्लैग होना चाहिए, हमारा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सरकार कह रही है कि भैया सारी बातें मान लेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, सेपरेट फ्लैग भी नहीं हो सकता। तो उसको लेके जो है अभी थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होने वाली है दिल्ली में। देखते हैं क्या रहेगा, बाद में हम इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। और वैसे भी इस टॉपिक को हम लोग पहले अच्छा खासा कर चुके हैं। लंपी स्किन डिसीज जो है भैया इंडिया में 2009 में भी आया था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार लंपी स्किन डिसीज के जो वेरिएंट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। और मतलब 70,000 के लगभग ऑलरेडी हमारी कैटल्स मर चुकी हैं लंपी स्किन डिसीज की वजह से। ठीक है, 50,000 से 70,000 के बीच का कुछ आंकड़ा ऐसा बताता है। इन्हें कहता है कि इसका जो वेरिएंट है इस बार थोड़ा सा यूनिक है, उसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है अनफॉर्चुनेटली। तो सरकार को डेफिनेटली इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। और लेकिन अल्टीमेटली हम लोग मीडिया में जब देखते हैं तो फोकस किसके ऊपर है? फोकस चीता के ऊपर है ना, जबकि फोकस होना चाहिए हमारे कैटल्स के ऊपर, क्योंकि ये हमारी सीधी मिल्क प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचाता है। इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, लेकिन ऐसे ही कैटल मरती रहेंगी तो भाई कैसे काम चलेगा। ये जो कैटल्स जो है, जो गरीब आदमी है बेचारा, ठीक है, जो महिलाएं होती हैं गांव में, उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो उनके लिए उनका कैटल सिर्फ कैटल नहीं होता है, उनकी पूरी घर कि भैया इकोनॉमी का बेसिस होता है कैटल्स, है ना। अगर आप 1-2 गाय 1-2 भैंस रखते हो तो आपका पूरा इनकम उसके आसपास चलता है, घर का, परिवार का, बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह वो सब। तो बहुत सीरियस इशू है और उसको इसी सीरियसनेस की वजह से की तरफ से देखना भी चाहिए डेफिनेटली। तो अभी हमारे पास जो वैक्सीन है इसके लिए, वो जो है शीप वैक्सीन है और गोट वैक्सीन है। ठीक है, जो उतना ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आ रही है फिलहाल, तो कुछ नया वैक्सीन वगैरह बनाने की डेफिनेटली यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और एक प्रो वैकिंड करके वैक्सीन है, ये भी चलाई जा रही है, ICAR के द्वारा दी जा रही है। बट लेट्स सी क्या होता है। और ये टच वगैरह करने से फैल जाता है, मस्कीटो से भी फैलता है। ठीक है, जो कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे भी फैल जाता है, एक कैटल से दूसरे कैटल के ऊपर। काफी सीरियस इशू है, इतना सीरियसनेस से इसको लिया जाना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एडिटर आपको जो है करा देते हैं एक्सप्लेनर सेक्शन। कहता है कि भैया बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द ब्रोकन राइस। वैसे टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन हल्का फुल्का आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में बता देता हूँ। सितंबर 9 को सरकार ने क्या किया, जो ब्रोकन राइस है मतलब टूटा हुआ जो चावल होता है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो हस्क होता है, ठीक है, मतलब जैसे आप काटते हो ना उसको, धान को काटते हो उसको भी, और ब्राउन राइस को। ब्राउन राइस मतलब जिसका छिलका उसके ऊपर होता है उसे उसे ब्राउन राइस बोलते हैं, हस्क राइस बोलते हैं, छिलका उतरता नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर भी जो है 20% का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है।
तो जब सरकार किसी चीज के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है, बढ़ा देती है, तो वो सामान महंगा हो जाता है फॉरेन पीपल। तो वो इसलिए इंडिया से सामान खरीदते नहीं है। जैसे मान लो एक आप ये मान के चलो एक जैसे ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो वो ट्रांजिस्टर 100 रुपए का है और विदेशों से उसकी बहुत डिमांड आती है क्योंकि सस्ता है। तो सरकार क्या करती है, इस ट्रांजिस्टर के ऊपर जो है मान लो 50% की एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है। तो यही ट्रांजिस्टर कितने का हो जाता है, 150 रुपए का हो जाता है। तो महंगा हो गया ना, तो इसलिए लोग इसको खरीदते नहीं है। तो जब भी किसी के एक्सपोर्ट को डिस्करेज करना होता है तो सरकार उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। ये सरकार के पास कुछ तरीके होते हैं उसको करने के लिए। तो ये है पूरे का पूरा मामला। तो लेकिन इन्होंने ये कहा कि भैया व्हाई डज इट हैव टू डू, इसको हटा देता हूं यहां से, व्हाई डज इट हैव टू डू विद द इन्फ्लेशन। भाई इसके इन्फ्लेशन से क्या लेना देना है। तो भाई सीधी सी बात है, जब किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है, कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाती है, तो उसका प्राइस अपने आप ही हाई हो जाता है। तो इसमें मार्केट में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हमारी इन्फ्लेशन थोड़ी 6-7% से ऊपर जा चुकी है, ठीक है। और जो कोविड-19 में हमारे पास जो सरप्लस था, तो सरकार ने जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई थी। तो उसकी वजह से जो है हमारा जो ओवरऑल जो स्टोरेज हम लोगों ने कर रखा था वो थोड़ा कम हो गया है। तो सरकार को ऐसा लगता है कि भाई फ्यूचर में हो सकता है इंडिया में डोमेस्टिकली राइस की सप्लाई कम हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए अभी हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। ठीक है भाई, देख सीधी सी बात है भैया, डोमेस्टिक पहले आएगा, इंटरनेशनल बाद में आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए उनको कर दिया गया है। तो बफर जो हमारा स्टॉक कम हो गया था, एक तो बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि राइस प्रोडक्शन भी कम हुआ इस बार, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो है वो हीट वेव वगैरह चला था, मॉनसून भी काफी इरेटिक रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल खरीफ क्रॉप में राइस की जो है सोइंग भी कम हुई है, किसानों ने कम लगाया है। तो सरकार को ऐसा लगता है कि भाई इस बार हो सकता है राइस की ओवरऑल प्रोडक्शन भी कम हो जाए, तो वो भी सरकार की नजर में है, तो वो चीज भी यहाँ पे की गई है, ठीक है। उसके अलावा काफी वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, वो तो खैर आपको पहले से अच्छे से पता ही है, ठीक है। वो कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। उसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि भैया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, बिहार के ऐसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां सबसे ज्यादा राइस लगाया जाता था, वहां पे जो है हुआ है बारिश कम। हालांकि वेस्ट बंगाल के अंदर बारिश अच्छी खासी हुई है, लेकिन वेस्ट बंगाल की कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे नादिया, बुर्दवान, बीरभूम, यहाँ पे डेफिसिट रेनफॉल हुआ है। तो ओवरऑल अगले सीजन में राइस का प्रोडक्शन कम होने वाला है, ये बात गारंटी है। एक तो ये रीजन हो गया डोमेस्टिक सप्लाई को इंटैक्ट करने के लिए। एक रीजन है यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग। आपको पता है कि सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग पे कितना फोकस कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो क्रूड ऑयल के ऊपर इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है हमारी वो कम से कम रहे। तो इसीलिए जो, और इथेनॉल आपको कहाँ से बनाया जाता है, इथेनॉल बेसिकली एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट होता है, जो कि हमारे जो मोलसीज होते हैं, मतलब गुड़ जो होता है, शुगर इंडस्ट्री से ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन राइस का भी यूज किया जाता है इथेनॉल के प्रोड्यूस करने के अंदर। तो सरकार का ये टारगेट है भैया 2025 तक हम लोग 20% इथेनॉल जो है वो ब्लेंडिंग करेंगे अपने पेट्रोल के अंदर। तो इसीलिए जो है इंडिया में राइस की डिमांड भी बढ़ रही है लगातार, ठीक है। तो वो भी एक रीजन हो सकता है, सरकार वो करना चाहती है, ठीक है। उसके अलावा क्या इफेक्ट हो सकता है इसका, देखिए इन्होंने कहा है कि 41% जो टोटल राइस एक्सपोर्ट होता है दुनिया में वो इंडिया की तरफ से होता है। थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, यूएसए से भी होता है, लेकिन इंडिया यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेयर है। और हमारा ज्यादातर जो टूटा हुआ राइस है वो कहाँ जाता है, वो चाइना जाता है, सेनेगल, वियतनाम, जिबूती और इंडोनेशिया में जाता है। तो अभी क्योंकि इंडिया ने बैन कर दिया है तो दूसरी कंट्री का शेयर वहां पे बढ़ जाएगा। तो ये एक टेंशन वाली बात है वैसे, कि जब कोई कंट्री इंडिया से एक्सपोर्ट करना मतलब इंपोर्ट करना अगर बंद कर देगी तो बाद में उसको रिज्यूम करना काफी मुश्किल हमारे लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़ा आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। चलिए एक तो ये तो हमारा इधर से हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये है द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। आपको पता ही है अभी 14 तारीख को सरकार ने क्या किया, 4 नई ट्राइब्स को जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर, कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर जोड़ दिया। हत्ती ट्राइब ऑफ इन हिमाचल प्रदेश, हिल ट्राइब ऑफ नारिकोवरम और जो है कुरीवक्रम ऑफ तमिलनाडु, बिंजिया कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़ और गोंड कम्युनिटी के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में, उनको भी बेसिकली यहाँ पे एसटी कम्युनिटी के अंदर ऐड किया गया। अब ऐसा नहीं है कि पहले जनरल कैटेगरी में हुआ करते थे, पहले ही ये एससी कैटेगरी में थे, ठीक है। तो अभी उनको एसटी कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो सिर्फ इतना ही नहीं किया गया, बल्कि कुछ प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स वगैरह भी ऐड की गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे अग्रवाल है भैया, AGARWAL, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं AGGARAWAL, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं AGGRAWAL। अग्रवाल की मुझे ऐसा लगता है कम से कम 10 तरह की स्पेलिंग हो सकती हैं। तो सरकार ने क्या किया, ये जो कम्युनिटीज हैं
अलग अलग स्टेट्स में इनकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, अलग अलग स्पेलिंग्स भी होती हैं, तो उनको भी सरकार ने इंक्लूड किया है। ऐसा ना हो कि भैया ये वाले अग्रवाल तो एसटी के अंदर आ गए और ये वाले अग्रवाल जो है बाहर रह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वो भी सरकार ने यहाँ पे कर दिया है। ये तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे हो गई। तो एसटी कम्युनिटीज कौन सी होती हैं? जिनके सेपरेट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ट्रेडिशनल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है, आइसोलेशन होता है, आर्टिकल 342 के अंदर जो है उन सबको माना जाता है। ठीक है। हाउ इज अ कम्युनिटी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द एससी एसटी लिस्ट? ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, एक्चुअली पूरे आर्टिकल का यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या वो प्रोसीजर है जिसके तहत किसी कम्युनिटी को जो है डाला जाता है एसटी कैटेगरी के अंदर। तो देखिए इन्होंने ये कहा है कि भैया जो प्रोसेस होती है वो स्टेट लेवल पे शुरू होता है, यूनियन टेरिटरी लेवल पे शुरू होती है। सबसे पहली बात तो ये, पहले स्टेट उनको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, सेंटर की बात बाद में है। तो इन्होंने ये कहा कि जो एक बार स्टेट उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है तो वो प्रपोजल किसके पास जाता है? सेंटर के पास जाता है। सेंटर में वो प्रपोजल जाने के बाद फाइनल डिसीजन कौन लेता है? प्रेसिडेंट के ऑफिस फाइनल डिसीजन लेते हैं अंडर आर्टिकल 341 एंड 342। तो सेंटर के द्वारा जब किसी कम्युनिटी को ऐड या रिमूव किया जाता है तो उसके लिए अमेंडमेंट किया जाता है दो एक्ट के तहत। एक तो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 और एक आता है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950। इनके अंदर अमेंडमेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, तब जाके उस कम्युनिटी को ऐड और रिमूव किया जाता है। ठीक है। तो एक स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो किसी भी कम्युनिटी को रिकमेंड कर सकती है उसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। पहली बात ये हो गया। फिर वो प्रपोजल जो है किसके पास जाता है? फिर वो प्रपोजल जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास जाता है। ठीक है। एक बार जब यहां से प्रपोजल वगैरह जब कवर हो जाता है तो फिर वो किसके पास जाता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बाद वो किसके पास जाता है? नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के पास वो प्रपोजल जाता है, जो उसकी बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। उसके बाद वो फिर से यूनियन गवर्नमेंट के पास जो है कैबिनेट के पास अप्रूवल के पास जाता है। इन सारी प्रोसीजर होने के बाद ये जो हमारे पास दो ऑर्डर हैं इनके अंदर अमेंडमेंट किया जाता है, फिर उस कम्युनिटी को ऐड किया जाता है। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द प्रोसीजर? कौन सी ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे किसी कम्युनिटी को ऐड किया जाता है? या हम लोग, मैंने पहले आपको बता चुका हूं, उसका जो है डिस्टिंक्ट ट्रेट होने चाहिए, आइसोलेशन होने चाहिए, सेपरेट कल्चर होना चाहिए, बैकवर्डनेस होनी चाहिए, ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े समय पहले ये कहा था कि भाई ये जो क्राइटेरिया है वो एनफ नहीं है, क्योंकि देखिए समय ना मॉडर्न आ गया है, सबके पास मोबाइल फोन है, टीवी है, सब कुछ है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ़ गए हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटी जिनका पहले डिस्टिंक्टिव कल्चर हुआ करता था, अभी वो दूसरे कल्चर के साथ जो है लगातार कांटेक्ट में रहते हैं और बहुत सारा माइग्रेशन भी होता है। उन माइग्रेशन मॉडर्नाइजेशन की वजह से हो सकता है उनका सेपरेट जो कल्चर था, डिस्टिंक्टिव कल्चर, वो नहीं रह गया होगा। तो उस केस में तो आप उनको एसटी डिक्लेयर नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो क्राइटेरिया आपने सेट किए हुए हैं इनको जो है थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो फुल प्रूफ पैरामीटर जो है बनाना पड़ेगा। अभी तक बना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बना सकते हैं हम लोग फ्यूचर में। ठीक है। अभी स्टेटस क्या है एसटी कम्युनिटीज का इंडिया में? स्टेटस ये है भैया, देखो सेंसस 2011 के हिसाब से इंडिया में 705 एथनिक ग्रुप्स हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब का जो है स्टेटस दिया गया है अंडर आर्टिकल 342। 10 करोड़ इंडियन है जिनको एसटी नोटिफाई किया गया है। ठीक है। जिनमें से 1.4 जो है वो अर्बन एरियाज में रहते हैं, बाकी रूरल एरियाज में रहते हैं। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 8.6% जो है वो एसटी कम्युनिटीज में रहते हैं और 11.3% जो है वो रूरल पॉपुलेशन के अंदर रहते हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो भैया ये पूरे का पूरा प्रोसीजर होता है। कंटेंट आपको दे दिया है। देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में करवाता हूँ क्योंकि समय की थोड़ी कमी होती है। लेकिन अगर आपको डीएनए करते हुए मतलब एनालिसिस करते हुए 10-20%, 15%, 50% भी समझ में आता है, बाकी एक बार इसको खुद रिवाइज कर लिया करो। आप जो है बात पे रिवाइज करोगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनालिसिस सुन लिया और काम खत्म हो गया, नहीं। इसको रिवाइज, पूरा एनालिसिस के पीडीएफ को रिवाइज करने में मुझे नहीं लगता 15 मिनट से ज्यादा लगेगा। तो 40-45 मिनट की एनालिसिस होती है, बाद में 15 मिनट अगर आपने इसको दे दिया तो वो कंटेंट आपका हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस भी आता है जब चीजें इतनी अच्छे से आप करते हो, है कि नहीं? तो ये 2 एमसीक्यू जो है वो सैटरडे को हम लोगों ने पूछे थे, तो उसका आंसर आपके सामने है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल व्हाट डज वन मीन व्हेन दे से स्टेरिलाइजेशन ऑफ द फॉरेन इनफ्लो? स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भैया आपको फॉरेन कंट्री से जो इनफ्लो आ रहा है उसको रोकना है। तो क्या आंसर है इसका? विड्रॉइंग एन इक्विवेलेंट लोकल करेंसी टू मेंटेन द डिजायर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। जब विदेशों से बहुत ज्यादा करेंसी इंडिया में आ जाती है या फिर इंडिया से बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी बाहर चलने लगती है तो उसका हमारी लोकल करेंसी यानी कि रुपये के ऊपर जो है काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उस केस में ये तरीका अपनाया जाता है। द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी वेरीज इनवर्सली विद द प्राइस लेवल। सीधी सी बात है भैया, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्राइस लेवल बढ़ता है तो मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है कि नहीं? पिछले साल 1 दर्जन यानी कि 12 केले खरीदने के लिए
आपको जो है 40 रुपए देने पड़ते थे, 40 रुपए। इस बार जो है कल मैं लेके आया हूं 12 बनाना खरीदने के लिए मैंने 70 रुपया दिया। तो समझ रहे हो, पहले जो पावर 40 रुपए की थी आज वो पावर 70 रुपए की है, मतलब पावर घट रही है, औकात घट रही है रुपए की, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन्फ्लेशन के साथ साथ, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक ये वाला नहीं, पहले आपको थोड़ा ये वाला करवाता हूं इधर से एडिटोरियल। हाँ ये वाला करवाता हूं, ठीक है। देखिए, व्हाट नंबर्स डोंट टेल अस, ठीक है, व्हाट नंबर्स डोंट टेल अस। तो इन्होंने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया है, इन्होंने ये कॉन्टेक्स्ट में बात किया है जो प्रिजनर्स हैं। देखिए अभी एनसीआरबी का डेटा आया है, एनसीआरबी डेटा ने ये कहा है कि भैया हमारी कंट्री में 9180 प्रिजनर जो है वो मेंटल हेल्थ का शिकार हैं, ठीक है। उसमें से जो है 100-150 लोगों ने जो है सुसाइड कमिट किया है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन बात यह है कि ये तो वो लोग हैं ना जो सरेआम दिख रहे हैं कि भैया मेंटल डिसीज का शिकार है, जिनका कम से कम कोई ना कोई इलाज चल रहा है, मेडिकेशन चल रही है, या फिर जो मेंटल हेल्थ वार्ड में है। देखो जो मेंटल हेल्थ वार्ड में है, सिर्फ ऐसा जरूरी तो नहीं है कि भैया उन्हीं को डिप्रेशन है, उन्हीं को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। उन लोगों का क्या जो जेल के अंदर बंद पड़े हुए हैं, क्या वो मेंटल प्रॉब्लम उनको नहीं है? बिल्कुल उनको भी है। उनको हम लोग इग्नोर क्यों कर देते हैं? ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। देखिए इन्होंने ये कहा कि जब आप किसी को सजा सुनाते हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जब कोर्ट किसी को सजा सुनाता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उस पनिशमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है उसको रिफॉर्म करना है, उसको रिहेबिलिटेट करना है, उसको सुधारना है। तो जेल को क्या कहा जाता है? सुधार गृह कहा जाता है। आप वहां पे रिवेंज के लिए नहीं भेज रहे हो, किसी को बदला लेने के लिए नहीं भेज रहे हो, सुधार करने के लिए भेज रहे हो। लेकिन भैया अगर आप हमारी जेलों को विजिट करो तो भैया सुधरा हुआ आदमी वहां पे पागल हो जाता है, सुधार करना तो दूर। तो कंडीशन जो है काफी ज्यादा खराब है। और देखिए ये भी प्रॉब्लम नहीं है, देखिए जो कन्विक्ट हैं, मतलब जिनको एक्चुअली में सजा मिल चुकी है हमारी जेलों में, वो तो मेंटल डिस्ट्रेस का शिकार हैं ही। ऐसे लोग जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिनके ऊपर केस चल रहा है, जो जेल के अंदर बंद हैं, वो भी मेंटल हेल्थ के शिकार हैं, बहुत ज्यादा शिकार हैं। इवन जो अंडर ट्रायल है ना वो ज्यादा शिकार हैं मेंटल हेल्थ के। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है यहाँ पे इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर बताई गई है। उसके अलावा देखिए क्या है, सॉल्यूशन हमारे पास नहीं। समस्या ये है कि जो 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 प्रिजनर होता है, ठीक है, और जो वहां पे जेल के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो जेल की अथॉरिटी होती है, उनके बीच में ट्रस्ट की बहुत कमी है। तो जब ट्रस्ट ही नहीं होगा तो प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी? और जब ट्रस्ट ही नहीं होगा तो भैया प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे होगा? ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वो बेचारे ना शिकार हो जाते हैं इन सारी चीजों का। देखिए अगर आप जेल के अंदर जाते हो तो सीधी सी बात है भैया आपकी लिबर्टी खत्म हो जाती है, ठीक है। बाहर वाली दुनिया से आपका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, आपकी ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। तो हल्का फुल्का डेफिनेटली सीधी सी बात है भाई, दिक्कत तो मेंटल दिक्कत तो आएगी, है ना, डिस्ट्रेस आपको होगा, वो बात तो मानने वाली है। लेकिन यहां पे सिर्फ समस्या ये नहीं है, मेंटल डिस्ट्रेस किसकी वजह से हो रहा है? ओवर क्राउडिंग की वजह से हो रहा है, वायलेंस की वजह से हो रहा है, डिस्ट्रेस की वजह से हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से मेंटल हरासमेंट हो रही है, रादर देन जस्ट लॉस ऑफ लिबर्टी। ये जो है इन्होंने यहाँ पे कहा। तो इन्होंने कहा कि भैया रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है, रिहेबिलिटेशन करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो केयरिंग होने की रिक्वायरमेंट है, एम्पैथी आपको उनके लिए दिखानी पड़ेगी ताकि वो मेंटल दिक्कतों का शिकार ना हो। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जिन्होंने कही हैं। पढ़ने के मत बैठ जाना बाद में इसको अलग से, ठीक है, मतलब अगर आपका समय हो तो पढ़ भी सकते हो, लेकिन ठीक ठाक सा आर्टिकल था, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको बता दिया मैंने। एक और एडिटोरियल आज जो है काफी अच्छा एडिटोरियल है, वो कहता है भैया द जेंडर गैप हैड हार्ड ट्रूथ एंड द एक्शन नीडेड। तो भैया जेंडर पे गैप तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी समस्या है ही, क्योंकि कल जो है वो इंटरनेशनल इक्वल पे दिन मनाया गया था, ठीक है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि भैया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो जेंडर गैप इश्यूज हैं, मेल और फीमेल के बीच में जो वेज डिस्पैरिटी होती है उसमें कितना इंप्रूवमेंट वगैरह हुआ है। इसमें इन्होंने ये कहा कि भैया चीजें ठीक ठाक हो रही थी अपने पेस पे, लेकिन पेंडेमिक ने जो है सारा गुड़ गोबर कर दिया। पेंडेमिक की वजह से ह्यूमन सेंट्रिक जो रिकवरी थी जो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जेंडर पे गैप और ज्यादा जो है वो मतलब पहले के कंपैरिजन में जो है आउटकम रिड्यूस हो रहा है, ये इन्होंने कहा। और इन्होंने ये कहा कि भैया जो कोविड-19 की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसको? वीमेन को हुआ है। क्योंकि हुआ ये कि जब पेंडेमिक आया
तो महिलाएं जो पहले काम करती थी, थोड़ा बहुत बाहर निकल के काम करती थी, वो पूरी तरह से जो है फुल टाइम केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल, तो घर के अंदर जो बच्चे थे, जो बुजुर्ग थे, उनकी टेक केयर करने में उनका समय चला गया, जिनकी वजह से उनकी जॉब जो है वो चली गई। तो वीमेन के ऊपर जो है काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे पड़ा। फैक्ट क्या कहते हैं, थोड़ा फैक्ट को भी देख लेते हैं, क्योंकि फैक्ट की वजह से तो मजा आता नहीं है। आप क्या सोचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप अपनी सोच को किसी फैक्ट के साथ बैकिंग नहीं करते हो। फैक्ट क्या कहता है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-2021 क्या कहती है? इन्होंने कहा कि भैया देखिए, जो पेंडेमिक है या दूसरी चीजें हैं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसके ऊपर पड़ा है? डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड द वीमेन टोटल वेज। एक तो इन्होंने ये कहा। इन्होंने ये कहा कि देखिए 1993 के अंदर जो वेज डिस्पैरिटी थी वो कितनी थी? 48% थी, जो 2018 में घट के कितनी हो गई थी? 28%। मतलब इंप्रूव हो रहा था पहले के कंपैरिजन में, लेकिन पेंडेमिक ने क्या कर दिया? उसको 7% इंक्रीज कर दिया, मतलब उसको 35% कर दिया। तो पेंडेमिक की वजह से जो वेज डिस्पैरिटी है वो बढ़ी है, 7% से भी ज्यादा बढ़ी है, ऐसा उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है यहाँ पे, क्यों हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन एज द लार्जेस्ट फैक्टर। तो एजुकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, क्योंकि हम लोग वीमेन एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते नहीं है, वीमेन एजुकेशन के ऊपर फोकस करते नहीं है, वीमेन स्किल के ऊपर फोकस करते नहीं है, तो जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन अपने आप ही हो जाता है। फिर हमारी सोसाइटी भी ऐसी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी भी ऐसी है, राइट? तो सबसे पहले जो मार पड़ती है ना मार्केट के अंदर, वो वीमेन के ऊपर पड़ती है। ये बहुत, मतलब इट्स अ फैक्ट। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इंक्लूड लोअर वेजेस पेड टू द वीमेन, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर में तो ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, सरकारी आप डिपार्टमेंट में चले जाओ, प्राइवेट कंपनीज में चले जाओ, ठीक है, वहां पे तो लगभग लगभग एक काम के लिए बराबर सैलरी दी जाती है। इनफॉर्मल सेक्टर में जो है काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पे आती है, ठीक है। उसके अलावा जो महिलाओं का जो काम होता है उसको अंडर वैल्यू किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर कोई महिला है, एग्रीकल्चर लेबरर है वो, और कोई अगर मर्द है वो एग्रीकल्चर लेबरर है, या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर अगर काम करते हो, तो महिलाओं को जो है वो कम वेतन, कम वेज वहां पे दिया जाता है। तो और कोविड के अंदर दिक्कत एक और भी हुई ना, कोविड के अंदर सबसे ज्यादा वो एरिया हिट हुए जहां पे वीमेन ज्यादा काम करती थी, तो जिसकी वजह से और नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन कई सारे स्टेप यहाँ पे लिए गए हैं, जैसे हमारे पास एक मिनिमम एज एक्ट है 1948 इंडिया के अंदर, फिर हमारे पास इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है 1976, 2005 में हम लोगों ने मनरेगा को इनैक्ट किया। मनरेगा से काफी ज्यादा हेल्प मिला है जेंडर पे गैप को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि सिर्फ मनरेगा ही नहीं है, बल्कि मनरेगा की वजह से जो दूसरे सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में जो वेज हुआ करते थे वो इंक्रीज हुए हैं। और मनरेगा के अंदर तो महिलाओं को जो है रिजर्वेशन भी दिया जाता है, कोटा भी दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी काफी बेनिफिट हुआ है। 2017 में सरकार ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी पास किया था, अमेंडमेंट किया था, जिसके अंदर जो है पहले 12 वीक की मैटरनिटी लीव हुआ करती थी, इसको बढ़ा के 26 वीक कर दिया गया। इसका भी काफी बेनिफिट हुआ महिलाओं को, ठीक है। और उसके अलावा स्किल इंडिया जो है हम लोगों ने जो स्कीम चलाई, तो इसमें जो है महिलाओं को जो है मार्केट रेलेवेंट स्किल दिए जाते हैं, तो उनकी वजह से उनका स्किल इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये सारी भी चीजें हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक, लेकिन जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रही। जिस स्पीड से वेज गैप डिक्रीज हो रहा है ना, अगले 70 साल लग जाएंगे इसको फुलफिल करने में, बराबर आने में। 70 साल भैया बहुत ज्यादा होते हैं। तो 70 साल तो देश की आजादी को हो गए हैं, 70 साल और लगेंगे, 140 साल, मतलब ये हो सकता है। ये तो हो गया नेशनली, इंडिया के लेवल पे। इंटरनेशनली क्या हो रहा है? हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 8, ये कहता है कि भैया 2030 तक इस वेज को, इस वेज डिस्पैरिटी को, पे डिस्पैरिटी को रिड्यूस करना है 2030 तक। हम तो यहाँ पे 70 साल की बात कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ 8 साल की बात कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोगों ने अचीव करना है। उसके अलावा 2017 के अंदर जो है इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन हम लोगों ने लॉन्च किया था, जो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन वीमेन, है ना, OECD, इन्होंने मिलकर भी इसको बनाया है। तो जिनका कहना है कि भैया जल्दी से जल्दी ऐसे स्टेप लेने की रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से जेंडर पे गैप को आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पे स्टेप लिए गए हैं। तो यही सारी चीजें जो है आप डिस्कस कर सकते हो, आपके जो नोट्स वगैरह हैं उसमें ऐड कर सकते हो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, कि ट्राइबल इश्यूज, ठीक है, वीमेन ओरिएंटेड इश्यूज, LGBT कम्युनिटी, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, पॉपुलेशन रिगार्डिंग इशू,
ग्लोबलाइजेशन रिगार्डिंग इशू, सेक्युलरिज्म, ये कुछ ऐसी थीम होती हैं, यूपीएससी हर साल यहाँ से सवाल पूछता है। तो इस तरह के अगर कभी भी कोई एडिटोरियल वगैरह आते हैं ना, तो आप उसको फोकस किया करो, उसको अब जो है अपने अपने जो सेप के जो नोट्स हैं आप नोट्स में ऐड कर सकते हो। इस तरह की चीजें काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो और लेकिन सिर्फ ऐसा है भी नहीं है कि सिर्फ एडिटोरियल ही काफी होता है, थोड़ा आप अपने एंड पे भी रिसर्च कर सकते हो, थोड़ा गूगल कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपका होते हैं तो आप वहाँ पे डेफिनेटली उसको जाके ऐड कर सकते हो। तो यही था दोस्तों आज का पूरा न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बिना लाइक करे कोई भी नहीं जाएगा। और ठीक है, आप जब भी एनालिसिस देखते हो तो थोड़ा सा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट जब भी हो तो एक अटेंडेंस दे दिया करो कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। अच्छा लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगते, 2 सेकंड लगते हैं गुड मॉर्निंग लिखने में। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।